बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस टाइप्स ऑफ कॉलोनाइजेशन मोटिव्स एंड कंसिक्वेंसेस फॉर कम्युनिकेटिव पैटर्न्स। टाइप्स ऑफ कॉलोनाइजेशन को हम वर्ल्ड इंग्लिशेस और साथ में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर दोनों में डिस्कस करते हैं, सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम कॉलोनाइजेशन का कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉलोनाइजेशन का मतलब ये है, ये इसकी डेफिनेशन है। कॉलोनाइजेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी और को कंट्रोल करते हो, किसी ग्रुप को कंट्रोल करते हो, किसी नेशन को कंट्रोल करते हो, किसी एरिया को कंट्रोल करते हो, तो उसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आते हैं, डिफरेंट कॉलोनीज़ आते हैं, जिस तरह ट्रेड कॉलोनीज़, सेटलमेंट कॉलोनीज़ और डिफरेंट कॉलोनीज़। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब ये किस बेस पे होता है? मोटिवेशन, मेथड्स और इसके फिर डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, मींस डिफरेंट नताइज होते हैं। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज़ ब्रिटिश कॉलोनी। अब जैसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया जो था एक वक्त में क्या था? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। मींस लाइक 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक जो इंडियंस थे या जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। फिर 1947 में फ्रीडम मिली और इस तरह जब ये कॉलोनाइज्ड था, मींस जब ब्रिटिशर्स इन पे रूल कर रहा था, तो पॉलिटिकल कंट्रोल थी उनकी, मतलब इंडिया के अंदर किन का? ब्रिटिशर्स का। इसी तरह उन्होंने अपना लीगल सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया था और इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, जिसमें वेल्थ आ जाती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और लेबर वगैरह, जो मज़दूर वगैरह है, जो आम लोग हैं, उनको जो है एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, मतलब उनके सारे रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लॉइट करते थे। अब सबसे पहला टाइप है वो है ट्रेड कॉलोनीज़ के। ट्रेड कॉलोनीज़ है क्या? इन द अर्ली फेज ऑफ यूरोपियन एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन मीन्स फैलाव। जब यूरोपियंस फैल रहे थे उस वक्त, तो क्या था? ट्रेड कॉलोनीज़ प्रीडोमिनेटेड। सबसे पहले ट्रेड कॉलोनीज़ जो है वो प्रीडोमिनेट हुए थे। एग्जाम्पल, सी फायरर्स एंड मर्चेंट्स ट्रेवल टू न्यू लैंड्स प्राइमरली विद द इंटेंशन ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स विद द लोकल्स। तो जो सी फायरर्स मीन्स ये जो सियाहत के जो सफ़र वगैरह करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाइक सेलर। इसी तरह मर्चेंट्स जो ताजिर वगैरह होते हैं, ये डिफरेंट जगहों पे मूव करते थे। क्यों? ताकि जो गुड्स वगैरह, जो सामान वगैरह है, वो लोकल जो आम लोग हैं उनके साथ एक्सचेंज कर सके। In the late Middle Ages, for instance, the Oriental trade in spices and other luxury goods was highly profitable because of the huge demand for these commodities in Europe, and slaves were also viewed as no more than as an object or commerce. फिर इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती है। कुछ ऐसे गुड्स, कुछ ऐसे सामान होते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही प्रॉफिटेबल होते थे। तो अब यूरोप में भी सेम टू सेम यही चीज़ चल रहा था। ठीक है, मतलब जो वहाँ डिफरेंट लोग जब मूव करते थे किसी और जगह, तो वहाँ के जो लोकल होते थे, मतलब जो दूसरे जगह के जो लोकल होते थे, उनके साथ ट्रेड करते थे। उनसे जो है एक अच्छी चीज़ ला के अपने जो मुल्क है, मीन्स जो डिफरेंट यूरोप के जो डिफरेंट ममालिक है, वहाँ लेके उसको जो है लाइक बेचते थे। फिर इसमें जो है या डिफरेंट जो स्लेव्स वगैरह है उनका भी जिक्र आ जाता है। ठीक है, और इस तरह ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, बोथ पार्टीज टेंड नॉट टू स्पीक द अदर ग्रुप्स लैंग्वेज। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम वर्ल्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज वर्ड ज़रूर यूज़ होंगे। ठीक है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये जो है एक दूसरे के लैंग्वेज को नहीं जानते थे उस वक्त और एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं बोलते थे। सो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट दे डेवलप अ पिजन। फिर एक लैंग्वेज क्रिएट होती थी, वो कौन सी लैंग्वेज होती थी? पिजन। पिजन और क्रियोल आपने सुना होगा, आपने सोशल लैंग्विस्टिक में पढ़ी है। अ रिड्यूस लिमिटेड पर्पज़ लैंग्वा फ्रेंका, और ये एक लैंग्वा फ्रेंका लैंग्वेज होती थी। मतलब ये लैंग्वेज जो है बनाई जाती थी कुछ देर के लिए ताकि एक दूसरे को समझ सके। डिफरेंट लैंग्वेज से जो है वर्ड्स बारो होते थे। In many cases, trading posts were established, for instance, along the West African coast in many Asian ports. इसी तरह फिर कहते हैं कि जो एशियन पोर्ट्स हैं और डिफरेंट जो पोर्ट्स वगैरह हैं, ये वहाँ पे जो है ट्रेड करते थे, जिसमें वेस्ट अफ्रीकन भी आ जाते हैं। अब हमें पता है कि आप सबको पता है कि हमेशा जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कहाँ कॉलोनीज़ बनाई थी? एशिया में और साथ में अफ्रीका में। तो यहाँ पे जो है इनकी जो है कॉलोनीज़ बनी थी और यहाँ से जो है ये ट्रेडिंग करते थे। इन सच कॉन्टेक्ट्स बिकेम मोर परमानेंट
and pigeons may have stabilized, expanded and in fact come to exist for long periods of time as distinct language forms. फिर इससे क्या हुआ, जो पिजन लैंग्वेज थी वो क्रिएट हुई और ये आज भी चलती आ रही है, मतलब ये फैल चुकी है, एक्सपेंडेड हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अभी मौजूद है। Some trading colonies tend to develop into exploitation colonies in later developmental stages. कहते हैं कि कुछ ट्रेडिंग कॉलोनीज जो था वो क्या करते थे, उन्होंने लाइक डेवलपमेंट, उनको एक तरक्की तो मिल गई लेकिन वो फिर एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे कॉलोनीज़ की, मतलब वहाँ के लोगों की, वहाँ के वेल्थ की, वहाँ के जो डिफरेंट रिसोर्सेज है उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते थे। दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज़। एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज़ वर टिपिकली सेट अप लेटर ड्यूरिंग द हाई डे ऑफ कॉलोनिज्म इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये कि अपने मकासद को अपने मकासद के लिए किसी चीज़ को यूज़ करना या किसी इंसान को यूज़ करना, ठीक है। जिस तरह जो यूरोपियंस थे या जो ब्रिटिशर्स थे वो किसको यूज़ करते थे, ले मतलब आम लोगों को, जैसे इंडियंस को, स्पेनिश जो है या फ्रेंच वगैरह थे उनको, अफ्रीकन्स को, इसको कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। उनके वेल्थ को जो है एक्सप्लॉयट करते थे, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते थे और मुकम्मल जो पॉलिटिकल कंट्रोल थी वो उनकी होती थी विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन भी कर दिया, ये क्यों एक्सप्लॉयट करता है कि वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है क्रिएट कर सके। और ये जहाँ तक मुझे लगता है ये आज भी कॉमन है। डिफरेंट आप बेशक कुछ ऐसे ममालिक जो आज़ाद भी है लेकिन उनका जो कंट्रोल है, उनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो आज भी डिफरेंट जो स्ट्रॉन्गेस्ट मुल्क ममालिक होते हैं वो उनके कंट्रोल में है, जैसे अमेरिका है, चाइना है, यूके है, ठीक है, और इसी तरह स्पेन, फ्रांस। एंड कंट्रोल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग इंडिजीनियस रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मदर कंट्री। मदर कंट्री मीन्स अपने मुल्क के लिए जो है वो यूज़ करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को या चीज़ों को अपने मुल्क के लिए लाते थे। द एम्पायर वॉज रिप्रेजेंटेड बाई एडमिनिस्ट्रेटर्स, सर्विसमैन, कमर्शियल एजेंट्स ETC, रिलेटिवली स्मॉल बट पावरफुल स्टेटअप। अब ये जो कंट्रोल करते थे ये कौन होते थे, जिसमें कमर्शियल एजेंट्स आते थे, सर्विसमैन आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे। अच्छा, ये इनके अपने लोग भी होते थे, ठीक है, मतलब उस मुल्क के अपने लोग होते थे जो उनके साथ मिले होते थे। जिस तरह हम आज भी ये देखते हैं ना कि जो अमेरिका है, जब आप वहाँ मूव करते हो तो वो कभी भी आपको लीव नहीं करते। आप बेशक वहाँ पे पढ़ के लिख के वापस अगर आपने वापस आना भी हुआ ना तो 10 साल बाद भी वो आपको कहीं ना कहीं जो है एक्सप्लॉइट करेंगे, और ये फैक्ट है। The British strategy was to educate and train indigenous elite to serve their interest and to participate in governing a colony. अब यहाँ पे कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो लोगों को एजुकेट करते थे ताकि वहाँ पे जो है वही लोग जो है गवर्न कर सके, मतलब वहाँ पे हुकूमत चला सके। एजुकेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन टीचिंग इंग्लिश एंड एडमिटिंग द सन्स ऑफ लोकल रूरल्स टू प्रेस्टिजियस स्कूल्स। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है कि इंग्लिश को ताकि पढ़ा सके, और जो प्रेस्टिजियस लोग थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, उनके जो बेटे होते थे उनको एक अच्छे से स्कूल में भेज के ताकि वो पढ़ लिख के जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पढ़ा सके। दस इंग्लिश वाज मेनली इंट्रोड्यूस थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। फिर ये फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो है इंग्लिश को जो है इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू द इम्पैक्ट फॉर्मल एजुकेशन, लाइक स्कूल वगैरह, यहाँ से जो है स्कूल में जो है लाइक इंग्लिश वगैरह जो है पढ़ाने लगे थे। Through the impact of the presence of lower state military and agents should not be underestimated. इसी तरह फिर ये इनमें जो लोअर स्टेट है इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनको भी जो है लाइक स्कूल्स वगैरह में जो है एडमिशन मिलती थी। And its use came to be associated with status and authority also, and especially among the indigenous higher ranks. Notice that access to English was controlled as an instrument of power. तो इंग्लिश को जो है एज अ पावर के तौर पे यूज़ किया। और ये आप आज भी देखते हो कि जो बंदा इंग्लिश बोलता हो, हमारा माइंड सेट इसी तरह बना हुआ है ना कि जो बंदा इंग्लिश बोलता हो या बात करता हो इंग्लिश में तो हम कहते हैं यार ये बंदा जो है बड़ा एजुकेटेड बंदा है। और ये चीज़ आज भी कॉमन है। ऐसे समझो कि जब आप इंग्लिश बोलते हो सो इट मीन्स आप उस पे जो है उस बंदे पे अपनी डोमिनेंसी शो कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो। And it's common especially in Asian countries. The language was made available to those sandwiched co-ruling classes who thus became associated with the empire's power. तो कहते हैं कि यही लोग co-ruling means जो दूसरे जो मुल्क के मतलब अपने मुल्क के जो लोग थे वो क्या करते थे, फिर यही ब्रिटिशर्स यानी जो एम्पायर पावर थी, जिनकी पास पावर होती थी जैसे ब्रिटिशर्स थे, फिर इनके साथ मिल जाते थे। और फिर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स इन्हीं लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, इन्हीं लोगों को जो है यूज़ करते थे
चाहे वो एलिट क्लास थी, लोअर क्लास थी, अपर क्लास थी, सॉरी मिडिल क्लास थी, and became culturally anglicized to a certain extent. It was largely withheld from the masses. However, it is interesting to observe how education and language learning interacted with uh, acculturation for the indigenous elders. Learning English also mean exposure to westernized culture and some degree of association with the colonizers. As I mentioned earlier कि जब आप इंग्लिश को आज भी जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप सीख रहे हैं, तो इसकी मेन वजह यही है कि उन्होंने अपने कल्चर को आज भी आप पे मुसल्लत किया है। बेशक आप आज़ाद हो, आप आज़ाद मुल्क हो, लेकिन फिर भी आप उनकी जो चीज़ें हैं उनको पढ़ते हो, उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हो, उनके लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हो। आप इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश तो आपकी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश तो एक ब्रिटिशर्स की है, लेकिन उन्होंने अपनी जो डोमिनेंसी है वो आज भी मतलब जो इन्फ्लुएंस था उनका वो आज भी हमें देखने को मिलता है। हम इनकी चीज़ों को फॉलो करते। तो ये पूरे लाइन में यही बात की गई कि वेस्टर्नाइज कल्चर मतलब जो इनका कल्चर है उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। देयर मोटिवेशन टू एक्वायर इंग्लिश इज एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज में हैव बीन प्योरली इंस्ट्रूमेंटल, बट इट सीम्स अनएवॉइडेबल दैट एन इंटीग्रेटिव इफेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम वेरी प्रोसेस। तो इससे क्या होता है कि ये जो है लाइक डिफरेंट रिजल्ट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑब्वियसली आपको जो है एक्सप्लॉइट तो किया जा रहा है, लेकिन साथ में जो है आपको डिफरेंट रिज़ल्ट्स भी जो है प्रोवाइड करते हैं। मतलब रिज़ल्ट से मुराद ये है कि आप उनके कल्चर को जो है सीख रहे होते हैं, ठीक है, ये एक रिज़ल्ट इनको मिल जाता है। इसी तरह आप उनकी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ये एक रिज़ल्ट हो गया। द इंग्लिश फाउंड इन एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज दस टेंडेड टू बी एन elitist class marker, formal and influenced by written styles to the point of being bookish. Most likely this was not the only form of English underneath the surface. Less educated soldiers, trades and so on brought non-standard forms of English as well. कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंग्लिश है वो फॉर्मल इंग्लिश हो या फॉर्मल जो है इंग्लिश सिखाई जाती हो। ऐसे लोग भी थे जिसमें जो सोल्जर्स वगैरह है या जो ट्रेडर्स है, ये जो जब वो वहाँ मूव करते थे, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ब्रिटिशर्स थे वो जब इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स में तो ये अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि ब्रिटिशर्स सारे एजुकेटेड थे। ब्रिटिशर्स में ट्रेडर्स भी होते थे, ब्रिटिशर्स में सोल्जर्स भी होते। अब सोल्जर की इंग्लिश में और एक स्कूल टीचर की इंग्लिश में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो सोल्जर बोलेगा वो इनफॉर्मल इंग्लिश होगा, ठीक है, लेकिन जो टीचर बोलेगा या जो टीचर कम्युनिकेट करेगा किसी के साथ तो वो फॉर्मल इंग्लिश होगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो लाइंस है ये मेंशन किया गया है कि ये जो इंग्लिश हम सीख रहे हैं इसमें फॉर्मल इंग्लिश भी है, इनफॉर्मल इंग्लिश भी है। अब इनफॉर्मल लैंग्वेज कौन लेके आया था यहाँ पे? ये जो सोल्जर्स थे या जो लेस एजुकेटेड थे, ये देखो मेंशन है, या सोल्जर्स है या जो ट्रेडर्स थे, ये अपने साथ लेके आए थे। Influenced low-rank indigenous speakers through daily contact and got influenced linguistically by them as well. For example, we have reports of white Babas in India speaking a directly Indianized form of English, and forms like Butler English are widely documented. However, the policy of distributing English only in slices and to the powerful continued until after World War II. In the middle of the, तो यहाँ तक हम इसको देखते हैं। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि जिस तरह इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है वाइट बाबास की, ये इंडिया में है, ठीक है, जैसे वो रिपोर्ट करते हैं, वो जो इंग्लिश होती है वो जो बोलते हैं तो वो प्योर इंग्लिश होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो बटलर इंग्लिश है, ठीक है। तो इसमें ये होता है और यही चीज़ें जो है कह रहे कि वर्ल्ड वार 2 तक होती आ रही है। मतलब ये जो पिछले स्लाइड में यहाँ तक जो हमने देखा था कि जिस तरह सोल्जर्स है, ये जब वॉर लड़ते थे या जो ट्रेडर्स होते थे जब वो ट्रेड करते थे या जो लेस एजुकेटेड होते थे वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज, अपनी जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते थे वो उनके अपने होते थे। मतलब फॉर्मल नहीं थी, इनफॉर्मल इंग्लिश वो बोलते थे। तो इस तरह जो है कहते ये एक लाइक जो इंग्लिश है वो फैल गई थी। In the middle of the 20th century, after the independence of India in 1940, it became clear that all colonies would be lost in the long run, and Britain's language policy changed quite radically. Now and for the last few decades of colonialism, only English was taught widely and made freely available with the intention of creating broader bonds to last beyond a country's release into independence. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई है कि जब किसी भी मुल्क को, लाइक सपोज़ हम यहाँ पे ब्रिटिश और इंडिया की बात करेंगे, कि जब कह रहे थे कि यहाँ पे इन लाइंस का मतलब ये है कि जब इंडिया को आज़ादी मिल रही थी तो उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को जो है
मतलब पीछे छोड़ दिया था। पीछे से छोड़ने से मुराद ये है कि उन्होंने ये तय कर दिया था कि जो हमारी लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है, और जो हमारा कल्चर है वो फैलता रहेगा, चाहे हम इनको आज़ादी दे भी दें, मतलब अगर वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है वो एक्सपेंड होती रहेगी, हमारा जो कल्चर है वो एक्सपेंड होता रहेगा। तो ये चीज़ें जो है इन लाइंस में मेंशन है। फिर इसके बाद है हमारे पास सेटलमेंट कॉलोनीज़। The third major colony type, settlement colonies, was characterized by large scale population relocation and the establishment of permanent extra uh, territorial pockets of English ancestry people resident in foreign lands, as suggested in figure 7, from Cape Breton, Canada. In general, population growth and a surplus of labor in English were permanent causes for immigrating individually. However, motives to leave the homeland varied greatly. They were, इसमें अगेन जो मतलब जो कॉलोनाइज़र्स थे उनकी बात हो रही है कि उन्होंने वहाँ पे मतलब अपने आप को सेटल कर दिया था, ठीक है, एक लार्ज नंबर में अपने आप को सेटल कर दिया था। अब सेटलमेंट इजी तो नहीं होता, इस सेटलमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको पता होता है कि ये जो मुल्क है या जो एरिया है ये वीक है, तो इसको जो है हम जो है लाइक डोमिनेट कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा सकते हैं और अपने आप को सेटल कर सकते हैं। Like religious dysenteries such as the Pilgrim Fathers who sailed to Massachusetts in 1620, pretty criminals sentenced to deportation, think of Australia's first plate and long-lasting convict colony status. Debaters and deportees published to serve as indentured laborers in a colony for several, typically 7 years, who then stayed as in many parts of the Caribbean. इन दो लाइंस में या इन दो जो है पॉइंट्स में जो है लाइक जो रिलीजन है उसकी बात की गई है कि किस तरह जो है फिर जो रिलीजन है उसको भी लाया गया, मतलब जो क्रिश्चियन या जो क्रिश्चियनिटी या जो क्रिश्चियन मज़हब था उसको जो है फैलाया गया। इसी तरह डिफरेंट जो एक हिस्ट्री डिस्कस हुई है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है, और इसी तरह डिबेटर्स एंड डिपोर्ट्स ऑब्लिज्ड टू सर्व एज इंडेंचर्ड लेबर्स इन अ कॉलोनी फॉर सेवरल individual and family settlers hungry for land and in search of new opportunities, and also commercially organized large-scale setting activities like the one run by the New Zealand Company of the 1980s. तो इसमें ये होता है कि लोग जो हंगर की वजह से वो भी अपने उस जगह को छोड़ के जो है लाइक डिफरेंट जो मुल्क है वो वहाँ मूव करते थे। क्यों? ताकि वहाँ पे जाके वो अपने आप को सेटल कर सके, अपने जो लाइफ है उसको बेहतर बना सके, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने जिस तरह न्यूजीलैंड कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमने सुना है, यहाँ पे इन्होंने जो है न्यूजीलैंड कंपनी की मिसाल दी है जो 1840s में जो है लाइक डोमिनेट हुई थी। इन अ स्ट्रिक्टली लैंग्विस्टिक परस्पेक्टिव, टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस टेंड टू करेक्टराइज सेटलर कम्युनिकेशन ग्रुप इंटरनली, द फैक्ट दैट द सेटलर्स टाइपिकली स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स कॉज देम टू डेवलप। अब जब ये पूरे लाइंस का मतलब ये है, या आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि जब वो सेटल हुए थे, मतलब जो लोग डिफरेंट ममालिक से आए थे, या जो सपोज़ अगर ब्रिटिशर्स की बात करें तो उनके डिफरेंट डायलेक्ट्स होते थे, ठीक है, उनके डिफरेंट लाइक एक्सेंट होते थे। तो ये चीज़ें भी लाइक इस चीज़ों की वजह से भी जो है इंग्लिश फैल गई थी, और इस तरह जो है जो इंग्लिश है वो आज डोमिनेट कर रहा है। जिसमें ये देखो यहाँ पे इन्होंने ग्रुप्स मेंशन किए कि उन्होंने डोमिनेट किया। फिर इन्वेडिंग स्ट्रेंजर्स विच फ्रीक्वेंटली हैड डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ देम एंड देयर कल्चर एंड अल्टीमेटली कॉज देम टू बिकम बाईलिंगुअल और इवन टू अंडरगो लैंग्वेज शिफ्ट। देखो जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज शिफ्ट या आपको जो है उन लैंग्वेज को जो है सीखना पड़ता था। क्यों? ताकि क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपने आप को सेटल किया, और जब आप किसी जगह अपने आप को सेटल करते हो तो क्या होता है कि आपने अपने उनकी लैंग्वेज भी सीखनी होती है, मतलब आप बाईलिंगुअल बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि बाईलिंगुअल, और जो आपकी लैंग्वेज है वो इंडिजीनियस लैंग्वेज भी बन सकती है, मतलब ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन आपकी लैंग्वेज को ख़त्म करने में भी ये जो कॉलोनाइज़र्स होते हैं इन्हीं का हाथ होता है, क्योंकि वो अपने साथ अपनी चीज़ों को ले आते हैं, मतलब अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को। तो इससे क्या होता है, आपका कल्चर भी ख़त्म हो जाता है और आपकी लैंग्वेज भी ख़त्म हो जाती है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सोशल लैंग्विस्टिक में पढ़ी, जैसे लैंग्वेज शिफ्ट, लैंग्वेज चेंज, ठीक है, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। Plantation colonies.
Finally, plantation colonies had substantial numbers of English settlers as well as, but developed a more specific settings. They were set up to facilitate that large-scale cultivation of agriculture products, typically in the tropics, and most effectively for the growth of sugarcane, which from the mid-17th century promised enormous profits. The European settlers' status ranged from aristocratic owners, while overseers and craftsmen, to poor white trash, frequently independent indentured servants and their descendants. The majority of manual laborers on plantations were brought in the large numbers from elsewhere. However, between the 17th and the early 19th century, their demand for labor was met by forcing Africans into slavery and transporting them primarily to the Caribbean and the Americas, with the result frequently being the emergence of Creole language. कहते हैं फिर जो प्लांटेशन की जब बात आती है तो प्लांटेशन में भी यही होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो फैलती है, ठीक है। प्लांटेशन से मुराद जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि लोगों को जो है मतलब ला के उनसे जो है काम निकलवाया जाता था। जिस तरह इन्होंने यहाँ पे शुगर कैन की एग्जांपल दी है, जिस तरह फिर इन्होंने कहा है कि अफ्रीकन्स को जो है यूज़ किया गया है। अफ्रीकन को कौन यूज़ करते थे? यही अमेरिकन जो है यूज़ करते थे, या जो ब्रिटिशर्स थे या जो फ्रेंच थे वो यूज़ करते थे, ठीक है। और इस तरह जो है उन्होंने जो है लाइक एक क्रियोल लैंग्वेज क्रिएट हुई थी। जिस तरह पिजन और क्रियोल हमने डिस्कस किया है कि पिजन लैंग्वेज डिफरेंट होती है, फिर क्रियोल लैंग्वेज उससे बन जाती है। इसी तरह तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आपने सिंपल ये समझना है कि जब लोगों को लाया जाता है किसी भी काम करवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। तो उससे क्या बन जाता है, क्रियोल लैंग्वेज बन जाता है या पिजन लैंग्वेज जो है क्रिएट होता है। जैसे ये कैरिबियन में जो है लाइक ये डिफरेंट जो जगह है, यहाँ पे आज भी ये क्रियोल लैंग्वेज या पिजन लैंग्वेज जो है यूज़ होती है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और कुछ यहाँ पे इन्होंने जो डेट भी मेंशन की जैसे 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, यहाँ पे इन्होंने अगेन मेंशन की कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया प्रोवाइडेड लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स एंड entered contracts, and usually many of these workers and their descendants stayed. So today we find substantial population groups of Indian extraction, most notably in Trindle, Goanna, Fiji and South Africa. At other times, इसी तरह फिर इन्होंने इंडिया की बात की कि उन्होंने लाइक इंडिया भी ऑब्वियसली एक गरीब मुल्क था, तो मतलब उस वक्त तो आज़ाद नहीं था कि किस तरह उन्होंने जो है अपने आप को, जो उनके लोग थे वो काम करने लगे थे, और उनकी भी लैंग्वेज ऑब्वियसली डिफरेंट थी। हिंदी लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंडिया भी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। और इसी तरह एट अदर टाइम्स अदर ग्रुप्स जम्प्ड इन हवाई, फॉर ये जगहों के नाम है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ड्रेव मच ऑफ इट्स लेबर फोर्स फ्रॉम साउथर्न चाइना, जापान, पुर्तगाल। ये यहाँ पे इन्होंने पूरी हिस्ट्री की बात की है, बट आप लोगों ने सिंपल ये एग्जांपल देनी है इंडिया और ये ब्रिटिश की, ठीक है, कि किस तरह जो है वहाँ से जो है लोगों को लाया जाता था। और ये यहाँ पे जो है हमारी जो टॉपिक है वो कंप्लीट होती है, लेकिन ये जो है दो जो कंसेप्ट है ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन का मतलब ये इसमें जो है आपको पॉलिटिकली जो है कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, जिसमें आपकी जो टेरिटरी होती है, जो इलाका होता है, उस पर जो है ये लोग अपनी डोमिनेंसी शो करते हैं। आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है, इन्फोर्स कंट्रोल होता है, ठीक है, टू मेंटेन डोमिनेंसी, अपने डोमिनेंसी ताकि शो कर सके। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया ऑफ द फ्रेंच, जिस तरह इन्होंने फिर फ्रेंच कोलोनाइजेशन ऑफ अल्जीरिया कि ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे, इसी तरह जो फ्रेंच थे वो अल्जीरिया को कंट्रोल कर रहे थे। फिर हमारे पास लास्ट है नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल। ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था बल्कि इनडायरेक्ट, ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है। एंड डोमिनेशन एक्सरसाइज बाय पावरफुल नेशंस ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस ओवर लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। अब इसमें भी यही लोग जो है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मतलब लेस डेवलप से मुराद ऐसे ममालिक जो पॉलिटिकली ना स्ट्रॉन्ग हो, ना उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह जो डिफरेंट जो स्ट्रॉन्ग ममालिक होते हैं, जो डेवलप्ड ममालिक होते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो फिर अपनी जो है डोमिनेंसी शो करते हैं। अब क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, वो डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं करते बल्कि नियो कॉलोनियलिज्म पावर जो है एक्सर्ट करते हैं, उसका जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, आपके कल्चर को, आपकी डिप्लोमेटिक मीन्स को। दे मेंटेन इकोनॉमिक डोमिनेंस, एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज एंड शेप द पॉलिसीज़ ऑफ द वीकर नेशंस
मतलब आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी वो लोग क्रिएट करते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। और आपको बेहतर पता है कि नियो कलोनियलिज़म कौन कौन से ममालिक हैं आजकल जो आज़ाद होके भी उनको कंट्रोल करने वाले डिफरेंट दूसरे ममालिक हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये टाइप्स ऑफ कॉलोनाइजेशन की समझ आए या टाइप्स ऑफ कॉलोनीज़ की समझ आए। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।